बात होगी बदलाव की, बात होगी उस विधेयक की जो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा एजुकेशन सिस्टम को, रेगुलेशंस को, रूल्स को। क्या है वो अधिष्ठान विधेयक? बिल्कुल जानेंगे। और जैसा कि कहा भी जाता है कि टेक्स अ विलेज टू क्रिएट अ चाइल्ड, टू रेज अ चाइल्ड। तो आप जब बात करते हैं उच्च शिक्षा की, जी, बच्चों के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है जब वो हायर एजुकेशन की बात करते हैं? क्या पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है उसके लिए, चाहे उद्योग जगत की बात हो, एजुकेटर्स की बात हो या फिर पॉलिसीज़ की? तो किस तरह से उनको ध्यान में रखकर फ्यूचर जनरेशन को आगे किया जा रहा है और उनके बारे में क्या कुछ सोचा जा रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बड़े ही विशेष मेहमान जिनसे हम चर्चा करेंगे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के विषय में। किस प्रकार से ये विधेयक बदलाव लाने के लिए एक बड़ा कदम और विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। आइए मिलकर स्वागत करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर धनंजय सिंह का। सर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं आपसे कि आखिरकार ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक ये है क्या और ये किस प्रकार से बदलाव लाने में सहायक होगा? देखिए मयंक जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत की सूर्य से। हमारी परंपरा में जो है प्रकाश और विमर्श एक विद्यार्थी के लिए, जो कोई भी जो है ज्ञान को का जो परस्यूट करता है, जो परस्यू करता है, उसके लिए प्रकाश और विमर्श जो है कि आपके अंदर जो है एक नेचुरल जो एबिलिटी है विद्यार्थी के अंदर, जो कि उसके लोकल कॉन्टेक्स्ट से आती है, जहाँ पर बड़े होते हैं, आपकी जो संस्कृति होती है और आपकी जो भाषा होती है, उसको कैसे सुदृढ़ बनाएं। भारत में जैसे आपको पता है यूजीसी जो है इस्टेब्लिश होता है 1956 में, फिर आप जो है AICT जो है टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1987 में, और फिर जो है टीचर NCTE जो है जो टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन के लिए जो है उसके मैंडेट्स हैं, वो 1993 में। तो जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि भारत की शिक्षा ऐसी हो जो कि इस तरह के स्किल्स जो है अपने एजुकेशन, अपने जो स्टूडेंट्स में, जो अपने जो युवा हैं, यूथ में हो, कि हम शिक्षा जो है वो इंडस्ट्री को फॉलो ना करें। ग्लोबली जो है कभी आप फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज इकोनॉमी इतनी फास्ट इवॉल्व करती है। शिक्षा ऐसी हो, ऐसा स्किल डेवलप करें कि हमारे विद्यार्थी जो है वो इकोनॉमी को ड्राइव करें। जी, जी। ये उद्देश्य है विकसित भारत 2047 का। मूल भाव शिक्षा को विद्या में तब्दील करना है। जी, जी। हमने कभी भी शिक्षार्थी शब्द तो सुना नहीं, विद्यार्थी की हम बात करते हैं। और जैसा कि आपका जो कहना है, सर, पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम भारतीय परंपरा संस्कृति उसको ब्लेंड करना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ। तो उसके लिए स्किल इंडिया से आप लेकर गए उसको लाइफ स्किल पर, यानी कि ऐसी शिक्षा जो आपको आत्मविश्वास दे, आप जो भी करें वो थोड़ी सी उससे हटकर हो और आप स्वावलंबी बने, आप अपने पैरों पर खड़े हो। आप ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा बेहतर है और आपको पूरी और ओवरऑल सर्वांगीण विकास की ओर लेकर जाती है। जी, बिकॉज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ज़रूरी है कि इतना बड़ा देश है, जब हमारे देश में 72,000 से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एक परस्पर कोऑर्डिनेशन होने की ज़रूरत है। उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, अब कोई विद्यार्थी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहा है, कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई तमिलनाडु में है, तो क्वालिटी जो है, उनकी जो क्वालिटी है वो उसकी जो ट्रैजेक्टरी जिसे हम कहते हैं वो एक होनी चाहिए। हम सब मिलके जो है भारत को विकसित बनाने में अग्रसर हों, सारे विद्यार्थी जो है। ये ना हो कि कोई स्टूडेंट जो है वो दिल्ली में हंसराज हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा है और कोई जो है तमिलनाडु में एक जो है गांव के कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो क्वालिटी है, वो कहीं जो है एक तरीके से मार्जिनलाइज जिसे कहते हैं वो ना रह जाए। तो ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी काउंसिल जो है, जो एग्रीडेशन जो काउंसिल है और जो स्टैंडर्ड सेटिंग काउंसिल है, कि अगर कोई विद्यार्थी बीटेक करे या कोई विद्यार्थी BSc फिजिक्स करे या BA लैंग्वेजेस में करे, तो वो चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में हो, एक साथ एक तरह के स्किल्स के साथ आगे बढ़े। एकीकरण हो जाए, एकीकरण हो जाए, सेम सिलेबस, सेम करिकुलम और सेम स्किल्स हम कहेंगे वो दिया जाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूंगा कि आप जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो आप एस्टैब्लिश होनी चाहिए, लेकिन
एट द सेम टाइम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है, जो पेडागोगी है तो ये समझने की आवश्यकता है कि तो एक बहुत ही ज़्यादा एक हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ये प्रावधान है जो कि आप पूरे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हम साथ लेके चलने की संभावना सुनिश्चित करेगा और उसके साथ साथ एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी भी देगा। तो ये दोनों चीज़ों को समझने की कि हम, जब मैं कहूँ कि अरुणाचल का विद्यार्थी और दिल्ली का विद्यार्थी एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो जो हमारा जो मानक परिषद तय करेगा, पार सभी आ जाएं। हाँ। और जो वो एक संकल्पना है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं सार्थक हो। सर, VBSA बिल की अगर बात करें या NEP, दोनों में क्या समानताएं, क्या दोनों का संकल्प एक ही है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स एक है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, NEP जो है 2020 जो कमेटी है उसका ऑफ कोर्स ये मानना था, और जिसको इस चीज़ को 1948 से ही आप डिफरेंट कमीशंस जो भारत में आए, उद्देश्य था कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़े और क्वालिटी में सुधार हो, ग्लोबली हम कॉम्पिटेंट हों। तो NEP का ये मानना है कि अगर आप जो है जो प्रोसीजरल और जो रेगुलेटरी जो ओवरलैपिंग्स हैं, कि आप अगर मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी मान लीजिए JNU है और अगर आप वहाँ पे साइंस के कुछ कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए BSc कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं या कहीं पर भी हो, तो आपको एक तो UGC है, फिर AICT है, फिर स्टेट्स की ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको तो इतना बोटलनेक है सिस्टम में कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो ऑटोनॉमी नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है कि वो अग्रसर हो सकें शिक्षा और स्कूल को सुदृढ़ करने में। तो इसको जो है एक स्ट्रीमलाइन करना, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना जो है, ये NEP का मानना। दूसरी चीज़ ये था कि आपकी जो फंडिंग है, जो फंडिंग बॉडी हो वो अलग हो, रेगुलेटरी बॉडी, एग्रीगेटेड बॉडी और जो आपका स्टैंडर्ड सेटिंग, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग जो बॉडी है वो अलग हो। क्योंकि आप अगर सेम ही अगर इंस्टीट्यूशन जो है या बॉडी है जो आपको फंड भी कर रही है, तो एक तरीके का आप देखेंगे कि इंडायरेक्टली प्रेशर होता है कि इस यूनिवर्सिटी को, ऐसे संस्थानों को तो हम अच्छा फंड कर रहे हैं, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं जो जिस पे आप इवैल्यूएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज होने की आवश्यक सिचुएशन बनता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं। इसलिए NEP का कहना था कि आप जो फंडिंग मैकेनिज्म है इसको अलग करें, रेगुलेटरी मैकेनिज्म को अलग करें, एक्रीडेशन जो है उसको अलग करें, और मिनिमम जो स्टैंडर्ड सेटिंग जो प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, उनको अलग करें। इसलिए आप देखेंगे कि विकसित भारत अधिष्ठान बिल में जो है 3 काउंसिल्स जो हैं इसमें, रेगुलेटरी काउंसिल है, एक्रीडेशन काउंसिल है और आपका जो मिनिमम स्टैंडर्डाइजेशन जो काउंसिल है, वो तीनों ये भी समझना जरूरी है कि तीनों साथ मिलकर काम करें, तीनों एक कन्वर्सेशन हो कि जो रेगुलेटर है उसको पता हो कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो सेट हो रहे हैं देश में वो इवॉल्व कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें संभावनाएं क्या थी, वो कितना कुछ हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो क्या कुछ करना है, ये सारी चीजें कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। जैसे आपने कहा उसको सेग्रीगेट भी किया गया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी जैसे इनोवेशंस की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, और आपने कहा कि एक एकीकरण हो जाएगा, एक्रीडेशन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी राज्य में हैं, आपको उसी तरह का आपको लगेगा कि आपने यहाँ एडमिशन लिया, आपको सारी वो चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर हम कहेंगे उस इनोवेशन और रिसर्च को कैसे देखा जा रहा है? जी, मैं फिर ये कहना चाहूँगा, इस बात पे मैं जोर देना चाहूँगा कि एकीकरण का ये मतलब कतई नहीं है कि पेडागॉजी जो है, सब्जेक्ट्स जो हैं जो आप पढ़ें उनमें एक समानता निर्धारित हो, ऐसा नहीं है। कॉन्टेक्स्ट तो इवॉल्विंग, इसलिए ये जो बिल है जो है ये कहता है कि ग्रेडेड, अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशंस है ग्रेडेड ऑटोनॉमी की तरफ बढ़े। भारत में एजुकेशन हब्स हो, एजुकेशनल हब जहाँ पे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है रिसर्च और इनोवेशन का केंद्र बने, जो कि उस राज्य की या उस रीजन की इकोनॉमी को ड्राइव करें, जो जॉब्स क्रिएट करें। तो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपने कहा, ये चीज बड़ा समझने की आवश्यकता है कि जब हम स्टैंडर्ड्स, अगर हम जो है एक तरीके का
एकीकरण लाएं उसमें, इसका कतई मतलब नहीं है कि जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। जी, वही जानना ग्रेडेड ऑटोनॉमी को ये सुदृढ़ करता है। और इसमें जो है देखिए, जो मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग जो काउंसिल जो है वो उसका ये कहना है कि जो पेडागॉजी हो, देखिए ये बात भी आपको समझने की आवश्यकता है कि एनसीटीई को, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन को लाने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि देखिए टीचिंग, आप हम एआई के दौर पे हैं, एजुकेशन का पूरा इकोसिस्टम इतना तेजी से बदल रहा है ग्लोबली। जो टीचर्स है, टीचर्स ट्रेनिंग जो है, क्लासरूम में जिस तरह की टीचिंग हो, रिसर्च जिस तरह की हो, इवॉल्व उसका जो है एक कनेक्शन जो है, उसका जो इंटीग्रेशन जो है मिनिमम स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट्स का, कोर्सेज का, पेडागॉजी का और जो रेगुलेशंस का, तो एक टीचर्स को जो एक तरीके का जो है इसमें एक बहुत ही एक्टिव जो है टीचर स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है उसको सुदृढ़ करता है विकसित भारत। मेंटर मेंटी रिलेशनशिप को आपने कहा सुदृढ़ हो गया, एम्पावर हो गया, साथ ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आपने बात की। तो जब बच्चा जा रहा है तो उसको वो टीचर्स मिल रहे हैं जहां पर उनको काफ़ी कुछ आता है और वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप और सर आपकी बात से ये तो निश्चित है कि जो हमारा सिंगल रेगुलेटरी बॉडी हो जाएगा इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वरदान ही साबित होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ या फंडिंग एजेंसीज जब अलग अलग हैं उसकी बजाय सब एक हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। धनंजय सर, एक और बात प्रायः ये देखा गया है, कहते भी हैं कि विकसित भारत जब हम कहते हैं तो विकसित भारत का रास्ता स्टार्टअप से होकर गुजरता है। तो आपको क्या लगता है ये वीबीए से जब एक्ट बन जाएगा तो यूनिवर्सिटीज सिर्फ पढ़ाई का केंद्र बनी रहेंगी या ये स्टार्टअप फैक्ट्रीज भी बन जाएंगी? ऑफ कोर्स स्टार्टअप फैक्ट्रीज जैसे आप कहते हैं तो आपका मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो जहाँ हम जॉब क्रिएटर्स की बात करते हैं, जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि जो है ये जो विकसित भारत अधिष्ठान बिल जो है एजुकेशन को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा और विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं को जो है, युवाओं में जो स्किल्स है, युवाओं में जो एक तरीके का एक फ्रीडम और ऑटोनॉमी है टू क्रिएट करने का नॉलेज और जो है उसको ये सुदृढ़ करेगा। तो देखिए इसमें हमें इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि इनोवेशन जो है वो एक तरीके का बेंचमार्क है किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। हमारे यहाँ परंपरागत जो है ये सोच है कि आप जो है सबको इंजीनियर बनना है, ये सबको डॉक्टर बनना है, ये सोच है। आपके पास क्या इंडस्ट्री में इतने जॉब्स हैं, और कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ पर कि इनोवेशंस और इनोवेशन से जॉब्स क्रिएट किया जा सकता, वैल्यू क्रिएट किया जा सकती है। आप जॉब्स क्रिएट कर मतलब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, उससे जॉब्स आते हैं। भारत का आप अगर हमारी परंपरा की बात करें तो हम 64 कलाओं की बात करते हैं जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो है। वीबीएसए बिल ये कहता है कि भारत का जो एजुकेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो। साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ का जो एक तरीके का हमने जो है एक लेवल्स क्रिएट किया हुआ था इस देश में, ग्लोबली भी था, वो समाप्त हुआ। दूसरी तरफ हम लोकल एजुकेशन की बात करते हैं। अब अगर बिहार में मान लीजिए कि अगर मिथिला की बात करें, वहाँ पर कोई एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन हो, क्यों न वहाँ की परंपरा जो है, चाहे क्राफ्ट की परंपरा है, चाहे वहाँ की जो ज्ञान की परंपरा है, वहाँ की फिलॉसफी साइंस की परंपरा है, वहाँ से क्यों ना एक ऐसा इनोवेशन निकले विद्यार्थियों में जो कि जॉब क्रिएशन में बहुत एक लिमिटेड इकोनॉमिक सेंस में नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान के सेंस में कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो भगवत गीता में कि जो नॉलेज है वो तो ग्रेट प्यूरिफायर है, और अगर ज्ञान की उपासना करते हैं, इनोवेशन की उपासना करते हैं, तो आपकी जो है जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस अपने आप इम्प्रूव करेंगे। विकसित भारत अधिष्ठान बिल जो ये कहता है कि पूरे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एकाग्रता आए, साथ साथ जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हब बने जहां पर कि लोकली बेस्ड जो है नेशनल और ग्लोबल जो है फ्रेमवर्क के तहत जो है कार्य करने की जरूरत है। बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा गीता शाह, और सर भी शायद एग्री करेंगे कि हम विद्यार्थियों को पूर्णावतार कृष्ण का स्वरूप देना चाहते हैं, जिनको सभी कलाएं आती हों, सभी विद्याएं आती हों। बिल्कुल। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अगर आपके कोई सवाल है।
तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे उन विद्यार्थियों की जो स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें तो अगले सेगमेंट में ज़रूर आप हमें फ़ोन कीजिएगा। हम बहुत जल्दी हमारी फ़ोन लाइंस ओपन करने वाले हैं। सर, जैसे आप मिथिला की बात आपने कही, आर्ट की बात आपने कही, यहाँ पर ये चीज़ भी तो देखी जा रही है जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो खास तौर पर जो चेंजेस किए गए हैं कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, वो कोडिंग कर रहा है। जो साइंस का स्टूडेंट है उसको आप कह रहे हैं कि आप आर्ट्स ले सकते हैं किसी फॉर्म में। तो कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं जो हर समाज में ज़रूरी है कि हम उनको उस लीक में बांध कर ना चले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो डिसिप्लिनरी फाउंडेशंस जो है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भारत की ज्ञान परंपरा में कभी रही नहीं। इसलिए मैं अद्वैत वेदांत में अरविंद श्रोडिंगर जो क्वांटम फिजिसिस्ट थे वो इंटरेस्टेड थे जी। ऐसा क्या हुआ, कब हुआ कॉलोनियल एजुकेशन में कि जो फिजिक्स का विद्यार्थी है उसे पता नहीं है कि अद्वैत वेदांत क्या है या मीमांसा क्या है। सो जब हम एक डीकोलोनाइजेशन की फेज में हैं, इस संदर्भ में विकसित भारत अधिष्ठान बिल आवश्यक है। जो एनईपी में कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मल्टी डिसिप्लिनरी हब बने। जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स ले रहा है, लेके पढ़ते हैं जी। आप एक बात बताएं, हम जब बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दूंगा कि लेक रिजुवनेशन की बात करते हैं, एग्रीटेक की बात करते हैं, तो बायोकेमिस्ट जो है और जो सोशल साइंस, जो सोशियोलॉजिस्ट जो है, वो साथ जब तक नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे, तब तक समाधान नहीं होगा। तो ये विकसित भारत अधिष्ठान बिल जो ये कहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो हमारी जो ज्ञान रही है, परंपरा रही है, परंपरा का मतलब ये नहीं कि जो पुरानी हो गई है वो हमारे समाज में है, उसको जागृत करें और साथ साथ ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाएं एजुकेशन को। तो भारत की एजुकेशन, ये भी कहते हैं भारत की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसी हो जहाँ पर कि जो है विदेशी बच्चे पढ़ने आए। हमारा स्ट्रेंथ रहा, आप देखेंगे नालंदा जैसे हमारा एक परंपरा अभी नालंदा जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज्यादा एक फ्यूचरिस्टिक जो एजुकेशन को फ्यूचर रेडी बनाने का ये बिल जो है, और हमें समझना है ये एक इवॉल्विंग जो है व्यवस्था स्थापित करता है। ये नहीं है कि आपने कुछ रेगुलेशंस बना दिए और वो जो है फिर आप साल दर साल जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। और सर उसमें चेंज भी आ रहा है, जैसे आपने कहा, अगर हम बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की, तो वहाँ पर हम देखेंगे फॉरेन स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो भारत की तरफ बहुत बड़ा है, उन कोर्सेज की तरफ बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत है जिसको इसमें इनकलकेट करके आगे ले जाया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ इसमें ये कहते हैं कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया में जो कैंपसेस लगाए हैं, तो और भारतीय जो यूनिवर्सिटीज़, देखिए हमारे नालंदा जो है वो एक केंद्र था, पूरे विश्व से लोग आते थे पढ़ने के लिए। जो है पूरा आप देखेंगे तो समरकंद से जो है सुमात्रा तक विशाल जो है एक हमारा नॉलेज रीजन था। भारत को उस तरह से अगर बनाना है तो फिर ये जो बिल है जहाँ पर कि रेगुलेशंस की क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टैंडर्ड्स मीटअप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको सुधार कैसे करना है, तो उसमें एक प्यूनिटिव मेजर जहाँ तक हो सके क्रिएटिव फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड्स कौन सेट कर रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी स्कोप, तो फिर इवॉल्विंग नीड्स के साथ जो है किस तरह से स्टैंडर्ड्स चेंज होने चाहिए। और जो है एक्रीडेशन जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग जो है, ये कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस है, IITs है, IIMs जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उनकी जो ऑटोनॉमी वो बरकरार है और ज़्यादा इनोवेट कर सकते हैं। साथ साथ जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अभी जो है उस मापदंड पे पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए क्या व्यवस्था किस तरह की हो सकती है। और एक हम ये कहते हैं कि ये बिल जब एक्ट बन जाएगा तो हम रेगुलेशन से ज्यादा फैसिलिटेशन की बात करेंगे। और जो आपकी बात से समझ में आया कि ये बिल एक्ट बनने के बाद हमें जड़ों से भी जोड़ेगा, और कहते हैं ना जड़ों से जुड़ा ही वृक्ष बनता है, तो हम ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं लेकिन जड़ों से जुड़कर। सर चलते चलते वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस बिल के एक्ट बन जाने के बाद हमें एक बार पुनः विश्व गुरु बनाने में सहायक होगी? देखिए, इस बिल के जब ये एक्ट बनता है अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है, मैं अपनी बात को दोहराते हुए कुछ ये मैं नया कहना चाहूँगा कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस जो है, ये जो देश है हमारा, जो सिविलाइजेशन है,
जो कि जाना जाता है कि एक विश्व स्तरीय एजुकेशन हब्स और इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए। मैं सिर्फ जो है तक्षशिला और नालंदा विक्रमशिला की बात नहीं कर रहा हूँ। आज़ादी के समय अब जो जितने विद्यापीठ बने, जो महात्मा गांधी का अपना एक जो विजन था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, तो ये जो है जब हम आज जो विकसित भारत की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का जो एक तरह का आह्वान है शिक्षा मंत्री जी का है, तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ बनाने में, ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाने में, क्रिएटिव बनाने में, इनोवेटिव बनाने में, लोकली सेंसिटिव बेस्ड बनाने में, नेशनल और ग्लोबल आउटलुक की तरह बनने में, इंडस्ट्री के साथ साथ उसके आगे बढ़ने में, ये जो है सुदृढ़ बनाएगा विकसित भारत अधिष्ठान, शिक्षा अधिष्ठान। हम भी यही आकांक्षा करते हैं, यही आशा करते हैं। सर, आप कार्यक्रम में जुड़े, इतनी सार्थक ये चर्चा हो पाई, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद।